हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए टीआरएस, एमआईएम और बीजेपी में टक्कर है। आज सभी 150 सीटों के लिए वोटों की गिनती की जा रही है और अब तक के रुझानों के मुताबिक टीआरएस को 70, भारतीय जनता पार्टी को 30 और एमआईएम को 45 सीट मिलती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही है। लेकिन इसमें उलटफेर होता नजर आ रहा है और अपडेट जो मिल रहे हैं वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। सबसे सटीक जो रुझान हैं वो नतीजों में जब तब्दील होंगे तो ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल जो पोजीशन है वो अप एंड डाउन की स्थिति में है और ऐसे में इन रुझानों के बाद जब नतीजों में ये तब्दील होंगे तो उसके बाद तय हो पाएगा कि जीएचएमसी का किंग कौन। और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय के चड्ढा जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। संजय जी, उलटफेर हो रहा है, कुछ जगहों पर यह कहा जा रहा है कि अगर ये जो नतीजे आ जाएंगे, खासतौर पर अगर हम देखें तो 4 सीटों से अगर 34 पर वो पहुंचती है भारतीय जनता पार्टी, तो एक ये मैसेज जाएगा कि चाहे गढ़ ओवैसी का हो या ममता बनर्जी का हो, बीजेपी कहीं पर भी सेंध लगा सकती है। क्या इसे हम बंगाल चुनाव की आहट भी कह सकते हैं? शिवाज भाई, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक पूरे, जिसे कहना चाहिए, तैयारी के साथ आगे बढ़ रही और उनकी तैयारी सामने बखूबी नजर आ रही। जिस तरीके से उन्होंने तेलंगाना में अपने मैसिव कन्वेंस प्रोग्राम को लेके चले, वो लोग, उन्होंने यहाँ के जो बड़े लीडर हैं वो यहां नहीं बैठे रहे, वो एसी में बैठ के बातचीत नहीं करते रहे टेलीफोन पे। यहां तक कि सदर जो है उनके, वो वहां गए, नड्डा साहब, और तमाम जो बड़े लीडरान हैं भारतीय जनता पार्टी, जो पॉलिटिक्स में यहाँ पे केंद्र में, यहां तक कि देख लीजिए आप, होम मिनिस्टर जाके वहां पे 2 दिन का दौरा करके आए, रोड शो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने पूरी जान लगा दी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी जान, पूरी ताकत वहां पे झकझोर, और वो किसी भी, जैसे आपके अभी संवाददाता साहब बता रहे, वो किसी भी इलेक्शन को छोटा इलेक्शन नहीं समझते। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि, और यही कारण है कि इन उपलब्धियों की वजह से ये जो साउथ के राज्य थे हमारे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, अब इन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की तूती बोल रही है। आप देखिए, पहले क्या थे वो 4 सीटें बमुश्किल, मुझे याद है, और मुझे याद है 2014 में भी मोदी साहब की एक बहुत बड़ी रैली हुई थी और उस रैली के बावजूद भी इस तरह की सफलता नहीं मिल रही। और लेकिन आप ये देखिए, ये आज यहाँ पे तारीफ के काबिल है भारतीय जनता पार्टी का, पूरी जो ताकत उन्होंने लगा के इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। हारे, काफी हारे, हारते रहे, पिछली चुनाव में बहुत बुरा हाल हुआ, सारी सीटों पे खड़े हुए थे, कई जगहों पे आधे से ज्यादा सीटों में जमानत जब्त हो गई। उस जगह से उठ के अभी आप देखिए 14 या 17 सीटों में, मुझे जो अभी सूचना मिली है, 17 सीटों में बीजेपी नंबर 2 पे और बिल्कुल नेक टू नेक फाइट चल रही है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कमिटमेंट, ये दर्शाता है शिद्दत, ये दर्शाता है उनकी मेहनत, कि किस मेहनत से वो लोग लगे हुए। और इसके अलावा, जिसे कहते हैं ना कि आग में घी के समान, आग में घी डाल दी जब कांग्रेस पार्टी, जो कि वहां की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, उसने अपने हाथ पैर सब छोड़ दिए, लूली, लंगड़ी, बहरी, गूंगी हो गई कांग्रेस पार्टी वहां की। क्योंकि जो यहाँ पे जो कांग्रेस का जो सरताज हैं बैठे हुए, जो कांग्रेस के डिसीजन मेकर्स हैं, उन्होंने इन छोटे इलेक्शंस में क्या भाग लेना। आप ये देखिए, इस तरीके का रवैया अपनाया, उन्होंने देखा तक नहीं। आप मुझे बताइए कौन सा कांग्रेस का अरकान जो है वो वहां पे जा। संजय जी, जो आप बात कह रहे हैं लगातार, मैं इसी चीज को आपसे समझना चाहूंगा कि तमाम हम लीडरान देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी, कांग्रेस के भी। भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, खुद यहां पर जेपी नड्डा जाते हैं
और उस चुनाव को भी अपने को ऐसे लेते हैं कि जैसे पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक P2P चुनाव लड़े जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की जो गत है वो इसलिए नीचे जा रही है, जो आप बता रहे हैं कि एसी रूम में बैठकर वो तैयारी करते हैं और वहीं से बस ट्वीट करके बयान दे दिया और हो गए खाना पूर्ति। जब तक जमीन पर नहीं उतरेंगे तो तब तक ऐसे नतीजे ही मिलते रहेंगे फिर कांग्रेस के लिए। आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया उससे 100% करता, खाना पूर्ति कर रहे हैं जी। और जो ये 4 कैंडिडेट जीते हैं ये भी अपने दम पे जीते हैं। कि आज एक ये ऐसी पार्टी जो कि जिसकी अम्ब्रेला पार्टी हुआ करती जी, सिर्फ एक ही पार्टी होती थी। बीजेपी क्या थी? 2 पार्टी के 2 सांसद MP जी। वहां एक शिद्दत के साथ, एक रणनीति के साथ चले। अब कांग्रेस की तो कोई रणनीति है ही नहीं। आप प्रदेश का नाम लीजिए, वहां पे एकदम जहां पे कोई और है ही नहीं, जैसे कि राजस्थान, जैसे कि मध्य प्रदेश, जैसे कि छत्तीसगढ़, वहां पे तीसरी पार्टी है ही नहीं। तो अब लोगों के पास और ऑप्शन है ही नहीं। और मुझे अब ऐसी आशा है राज्यों से भी कांग्रेस का जो है समापन हो जाएगा। और जो कांग्रेस ये बड़े पत्थर रख के लोग सुन रहे हैं, आज करोड़ों लोग जो कांग्रेस के लिए मरते हैं उनको दुख हो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, क्योंकि उनके लीडरान जो है वो चापलूसी करते हैं। आप चापलूसी करते चलिए बड़े लीडर की, और छोटे लीडर जो है वो बड़े लीडर की चापलूसी करते हैं। जनता से कोई मतलब नहीं है, ताकत से कोई मतलब नहीं है। और शायद यही वजह है कि जो ऐसी गत हो गई है, क्योंकि आप चापलूसी लगातार अगर करेंगे तो पार्टी कहां जा रही है आपको पता नहीं होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करते हैं। शैलेंद्र जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। जी शैलेंद्र जी, GHMC के इंतखाबात के मद्देनजर आपसे हमारी बातचीत हो रही थी, अब बीच में राब्ता हमारा टूट गया था। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आज के जो ये नतीजे आ रहे हैं, हालांकि अभी इसको रुझान का हम कहेंगे, नतीजों में जब तब्दील होंगे, इन रुझानों के हिसाब से आप क्या समझते हैं तेलंगाना की सियासत को अगले आने वाले वक्त के हिसाब से, कि बीजेपी अपने आप को कहां स्टैंड कर पा रही है? देखिए जनाब, ऐसा है कि अगर मैं पिछले 2 चुनावों की बात करूं तो जब से ये तेलंगाना स्टेट अलग बना है आंध्र प्रदेश से अलग होकर जी, तो एक मजबूत विपक्ष की जो जगह खाली थी वो अब लगता है कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जिसमें बीजेपी अपनी एक स्ट्रांग प्रेजेंस जो है दिखा रही है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जो 2023 में होने वाला है जी, तो मुझे ये लगता है कहीं न कहीं बीजेपी उस वैक्यूम को जो भरने जा रही है। क्योंकि 2018 में जब विधानसभा चुनाव होता है तो उसमें TRS 103 सीटें लेकर आती है, बीजेपी एक सीट पर एक सीट जीतती है। और अगले वर्ष ही 2019 में जब लोकसभा चुनाव होता है तो वहां पर बीजेपी का जो वोट शेयर है लगभग 20% के आसपास होता है। कांग्रेस हालांकि 30% के आसपास वोट शेयर लेने के बावजूद भी जो सीट है वो 3 ही ले पाती है, बीजेपी जो 4 सीट लेके जाती है जी, और TRS जो है 9 सीट लेकर जाती है, और AIM जो अपनी कन्वेंशनल जो सीट है हैदराबाद उसको मेंटेन करके रखती जी। तो भाजपा पिछले लोकसभा चुनाव में 4 लोकसभा सीटें जीतकर भाजपा ने जो है अपनी प्रेजेंस तभी दिखा दी थी। उसके बाद जो अभी रिसेंटली एक बाई इलेक्शन हुआ है, बाई इलेक्शन में भी जो है बीजेपी उस सीट को, जो TRS की सीट होती थी, उसको जो है जीतने में कामयाब रही है। और ग्रेटर हैदराबाद की अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, आपका हैदराबाद हो गया, आपका मलकजगिरी हो गया, रंगारेड्डी हो गया, संगारेड्डी हो गया, और 4 जनपदों में 5 लोकसभा क्षेत्र आते हैं जिनमें 24 विधानसभा सीटें हैं। तो इनमें जो भाजपा का प्रदर्शन है, अभी जो आपके चैनल पे जो टैली दिख रही है इसमें थोड़ा फर्क है, क्योंकि तमाम दूसरे चैनल्स पे जो ये टैली है, बीजेपी की टैली 47 और 48 के आसपास है, मतलब सेकंड पोजीशन बीजेपी होल्ड कर रही है जी, और TRS 60 से नीचे है। हाँ, वो पर्पल अपडेट हो रहा है, पर्पल अपडेट हो रहा है, अप एंड डाउन चल रहा है जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये मैसेज जो आ रहा है वो मैसेज ये निकल के आ रहा है कि भाजपा जो है आने वाले चुनाव में, जो असेंबली इलेक्शन 2023 में है, उसमें एक अपनी स्ट्रांग प्रेजेंस जो है लेकर आ रही है। और इसका जो असर है वो कहीं न कहीं भाजपा के जो काडर है, तो कि बीजेपी नॉर्थ में, वेस्ट में और ईस्ट में जी, इन तीनों भागों में, इंडिया के जो तीनों भागों में अपनी एक स्ट्रांग प्रेजेंस दिखा चुकी है जी। और अगले साल जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला और पुदुचेरी, इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें असम में उनकी ऑलरेडी सरकार है जी। और जिस तरह के रुझान है उनमें असम में वो दोबारा जो है रिपीट करने जा रहे हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो अभी बिहार में भी जो अभी चुनाव हुए थे उसमें भी एनडीए ने दोबारा जो है रिपीट की अपनी परफॉर्मेंस, सरकार जो दोबारा बनाई है, चाहे सीटों में भले ही जो है थोड़ी कमी आई हो, तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा असर जो आने वाले जो चुनाव है उनमें देखने को मिलेगा, जाहिर तौर पर मिलेगा, क्योंकि कार्यकर्ता का जो मनोबल है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है अगर आप लगातार चुनाव पे चुनाव जीतते हैं। और अभी तमाम जितने उपचुनाव हुए हैं, देखिए बिहार का चुनाव वो तो ठीक है, उसके साथ साथ जितने भी उपचुनाव हुए हैं उनमें जो तेलंगाना का जो उपचुनाव था जो बड़ा सिग्निफिकेंट है वो टीआरएस की सीट बीजेपी ने छीनी है जी। और कर्नाटका में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो बीजेपी की पूरी कोशिश है जो साउथ में जो अभी तक कर्नाटका में उनकी जो सरकार है उससे आगे निकलकर अपने को एक एक्सपेंशन मोड में ला करके तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु और केरला, ये 4 जो बड़े प्रदेश हैं साउथ में, इनमें अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाना। और तेलंगाना में अगर अभी ये जो परफॉर्मेंस है इसका सीधा कहीं ना कहीं असर आपको तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छी आपने बात बताई है शैलेंद्र जी, आपके पास मैं फिर से लौटूंगा। संजय जी भी बड़े मुस्कुरा रहे हैं और वो समझ रहे हैं इन सब चीज़ों को। संजय जी, जो आप बात कह रहे थे कि आपके सामने अगर कोई शख्स या फिर कोई पार्टी इतनी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाए तो सामने वाला अपना आप में ही जो है शेर बन जाता है, क्या इसको आप दूसरे नजरिए से देख सकते हैं कि कांग्रेस इतनी ज्यादा गत में चली गई कि बीजेपी को ही मौका मिल गया और लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कि जिस तरीके से आपने आगे अलग अलग जो रियासत है उनका हवाला दिया है, क्या ऐसे ही आने वाले वक्त में जो साउथ की रियासतें हैं उसमें भी कुछ ऐसे नजर आएगा? राफ्ता रखता हूं जो उन्होंने कहा, मैं उस चीज को बिल्कुल आपके सामने रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूं। दुबे जी ने बहुत अच्छा फरमाया कि किस तरीके से जो काडर है, पार्टी वर्कर है, वो पार्टी वर्कर के अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है, मजबूती आती है अगर वो देखता है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। जो पार्टी की परफॉर्मेंस है उसका इंपैक्ट सीधे काडर पे पड़ता है। और ये काडर का इंपैक्ट मैं आपको बताऊं शाहबाज भाई जी, हैदराबाद में जीत, इसका इंपैक्ट बंगाल में पड़ेगा। हैदराबाद में जीत हुई है, इसका इंपैक्ट दिल्ली के काडर पे भी पड़ेगा। तो ये चीज, ये एक नब्ज है जी। और देखिए, बहुत आज जनता बहुत खफा भी है, लेकिन फिर भी बिहार में कौन जीतता है इलेक्शन जी? भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और मजबूत हो जाती है जी। 2 अहम कारण, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्लानिंग करके चलती है, जिस तरीके से, जिस दूरदर्शिता से वो आगे अपने कैंडिडेट्स को रखते हैं, और सबसे बड़ा, मैं फिर से कहूंगा, सबसे बड़ा और एक ही एक कारण है, जो कांग्रेस पार्टी है जिसकी जगह अब भाजपा ने ले ली तेलंगाना में। कांग्रेस का सारा वोट भाजपा को चला गया जाता है जी, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल निखत हो गई। कांग्रेस कोई काम करके राजी नहीं। देखिए कहां से स्ट्रेंथ आएगी, कहां से एनर्जी आएगी नीचे वाले वर्कर्स पे, जो 4 श्रेणी मेरे ख्याल से डिवाइड होती है पॉलिटिकल, अगर हम देखें। एक होता है जो जमीन पे वर्कर काम करता है, एक होता है मिड लेवल का व्यक्ति, और उसके ऊपर होता है सुपर लेवल पे हमारे जो मिनिस्टर लेवल के अधिकारी होते हैं, और एक टॉप मैन कांग्रेस में। ये एक रवैया चलता था। लेकिन मिसेस गांधी जब होती थी, राजीव गांधी होते थे, उनका कनेक्शन चौथे पायदान पे जो आदमी है डायरेक्ट उससे होता था, क्योंकि वो जाते थे, यहां एसी में नहीं बैठे रहते थे, क्योंकि जो सेकंड लेवल का होता था उससे वो रिपोर्ट लेते थे कि तुम्हारे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तुम्हारे इलाके में क्या क्या हो रहा है जी। अब यहां कोई रिपोर्ट लेने वाला नहीं है, कोई मतलब नहीं है। टेलीविजन पे बोलना है 4 मिनट 10 मिनट, बस पूरा दिन का अपना तैयारी, टेलीविजन में क्या बोलना है, ट्विटर पे क्या भेजना है। किसी जनमानस से आप तक रिश्ता नहीं होगा, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। चीख चीख के इनके कानों में ये बात इनके अपने लोग भी कहते हैं, लेकिन ये बहरे हो गए। बिल्कुल, बिहार इलेक्शन के अंदर इस बात की सुगबुगाहट भी आई थी संजय जी। बिहार इलेक्शन के बाद ये जो खुले तौर पर बगावत शुरू हो गई थी और इल्जाम लगाए थे कि पैसे लेकर टिकट दे गए हैं, कुछ ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं, हालांकि हम उसकी तस्दीक नहीं करते हैं। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा, एक बार फिर से शैलेंद्र जी आपका रुख करना चाहेंगे। शैलेंद्र जी, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि एक बहुत पुरानी चीज कही जाती है सियासत के अंदर कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ऐसे में आपसे समझना चाहेंगे कि
क्या MIM के ऊपर जो इल्जामात लगते हैं कि वो बीजेपी को बैकडोर से सपोर्ट करती है, क्या इन इलेक्शन के बाद उसके ऊपर से साफ चीजें और जो धूल एक जमी हुई है वो साफ हो पाएगी? देखिए, जो ये तर्क दिया जाता है कि MIM जो है बीजेपी की बी टीम है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ जी, क्योंकि हर दल को अधिकार होता है अपने उसकी जो है विस्तार करने का, अपने दल का विस्तार करने का जी। अगर MIM की परफॉर्मेंस जो है अगर पहले की तुलना में अगर इम्प्रूव करती है तो जाहिर सी बात है कि वो जो ये आरोप लगता है कि बीजेपी की बी टीम है, तो वो आरोप जो है ऑटोमेटिकली डाइल्यूट हो जाता है। अगर बीजेपी की बी टीम अगर के तौर पर अगर अपने को परफॉर्म करते हो तो जाहिर सी बात है कि TRS को बहुत बड़ा नुकसान होना चाहिए। बेशक जहाँ पर MIM मजबूत है, खासकर जो है जो मुस्लिम बहुल इलाकों में, तो वहाँ पर MIM को जीतना चाहिए। बाकी और जो दूसरी सीट्स हैं जहाँ पर मान लीजिए वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उन सीट्स पर जो है बीजेपी को जीतना चाहिए। तो रिजल्ट इस तरह के होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं। देखिए, हर चुनाव की एक अपनी अलग पृष्ठभूमि होती है, अलग तरह के मुद्दे होते हैं, और जो सिविक इलेक्शन है वो सिविक इलेक्शन मैं आपको रोकना चाहूंगा, TRS लीडर कुछ कह रहा था, उनको सुन लेते एक बार। आप तो टूट गए, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। शरण जी अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जी, जो सिविक इलेक्शन है वो सिविक इलेक्शन कहीं ना कहीं उसका सीधा जुड़ाव जो है पार्टी के काडर से होता है जी, क्योंकि उसमें पार्टी का काडर बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। सिविक इलेक्शन में सबसे छोटा चुनाव माना जाता है, और उसमें आपका कैंडिडेट का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सिविक इलेक्शन में चाहे वो ये ग्रेटर हैदराबाद के हो या देश के अंदर तमाम अलग अलग इलाकों में अगर आप देख सकते हैं, तो जो कैंडिडेट एक अच्छी प्रोफाइल के होते हैं, डिलीवरी ओरिएंटेड होते हैं जिनकी प्रोफाइल, तो तमाम जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी जीत कर आते हैं जी। तो ये जो चुनाव है वो आने वाले जो बड़े चुनाव हैं उनके लिए एक ग्राउंड तैयार करता है कि देखिए ये फलाना पार्टी जो है जो आम जन की बात को एड्रेस करती है, मुद्दों को एड्रेस करती है, परफॉर्म करती है, तो कहीं न कहीं वो आगे आने वाले जो बड़े चुनाव हैं उनके लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करता है ये सिविक इलेक्शन। तो यदि जो तीसरी पार्टी जो होती थी मेजोरिटी के हिसाब से बीजेपी, अगर इसमें अगर सेकंड पार्टी भी अगर बनती है, जिस तरह के जो रुझान अभी चल रहे हैं और रिजल्ट्स में अगर कन्वर्जन होता है, हाँ, तो इसमें कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले 2023 के चुनाव में भाजपा जो है तेलंगाना के अंदर सरकार बनाने की दावेदारी जो पेश करे। और बड़ा ही दुखद है कि जो स्थान कभी कांग्रेस का होता था, कांग्रेस जब आंध्रा यूनाइट होता था तब कई वर्षों तक, कई दशकों तक कांग्रेस ने रूल किया इस स्टेट को, और बड़ा अच्छी पकड़ मानी जाती थी कांग्रेस की जी। वो कहीं ना कहीं दिख नहीं रही है धरातल। बिल्कुल, वो कहीं दिख नहीं रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी हमसे बातचीत के लिए, और संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो आने वाले वक्त में देखना है होगा कि GHMC का किंग कौन होगा, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है कि हैदराबाद GHMC इंतखाबात में जारी है वोटों की गिनती। TRS 66 सीटों पर सबसे आगे है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 34 सीटों पर आगे चल रही है। AIMIM 37 सीटों पर आगे है, और इसके अलावा कांग्रेस 3 सीटों पर रुझान में आगे चल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि इस वक्त रुझान है वो कुछ इस तरह के हैं। 66 सीटों पर रुझान में आगे है TRS, भारतीय जनता पार्टी 34 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि MIM 37 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस 3 सीटों पर आगे हैं।